नमस्कार दोस्तों, ये बात है अर्ली 1970s की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव धुंधो राज्य, और जहां की आबादी करीबन 1,500 से 2,000 की ही थी। जहां रहता था एक वीरानी परिवार और गांव के सभी लोग किसान थे। वीरानी परिवारों में से एक गरीब किसान का परिवार था जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, और जहां भी जाना होता था ये चलकर जाते थे, और पूरे गांव में कोई बिजली भी नहीं थी। लोग इस दरिद्रता में राम नाम जप रहे थे। गर्मियों के दौरान कभी कभी दूसरे गांवों से कोई गोला बेचने आता तो बच्चे 5 पैसे का गोला खाते, मूंगफली खाते। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते और जो उससे मिलता उसी से अपना रोटी का गुजारा करते, और बाकी कामकाज चीजों का भी उसी से गुजारा करना पड़ता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते ही उनकी आंखें पथरा गई, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई और उनकी फसलें सूख गई। और बारिश भी आई दोस्तों तो सीधा 2 महीने बाद, और फिर से उन्हें उम्मीद जगी, और फिर से उन्होंने हिम्मत दिखाया और फिर से अपनी खेती को स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर एक बार बारिश ने उन्हें धोखा दे दिया, और इस बार भी जो बोया वो भी सूख गया और अकाल की नौबत भी आ गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि ऐसे गांव में रहने वाला, ऐसी हालातों में रहने वाला एक 15-16 साल का लड़का जो आगे चलकर एक बिलियनर बन गया। यह कहानी अकाल से जूझते हुए एक ऐसे परिवार की है जो 50 साल बाद जाकर जो फॉर्चून इंडिया के FMCG बिलियनियर के रैंक पे आती है। यह कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, इन 3 भाइयों द्वारा स्टार्ट की गई वह कंपनी जो आज पेप्सिको जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। तो आप मेरे पीछे जो सेटअप देख रहे हैं वो करीबन 1 से 1,500 की है, जिसे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं एक सस्ता सा ग्रीन स्क्रीन और एक कैमरा, इसके अलावा बाकी सब एडिटिंग का खेल है दोस्तों। तो बालाजी वेफर्स की एनुअल रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। क्या आप सोच सकते हो दोस्तों तो कि आपका भी इतना बड़ा एक बिजनेस हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत ना करने के यहाँ पर 10 कारण हैं। जैसे कि पैसा नहीं है, हमें बिजनेस करने की कोई समझ नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, या हमें अपना फैशन नहीं पता। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से इन तक देखा तो हो सकता है सही मायनों में आपकी जिंदगी बदल कर रख दे, क्योंकि असल जिंदगी में इस तरह की मोटिवेशनल प्रोफेशनल कहानियां बहुत कम होती हैं, लेकिन यह कहानी उन्हीं में से एक है। आइए टाइम में पीछे चलते हैं, जब 1970 दशक का टाइम चल रहा था। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला, और उसी गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का जिसका नाम था चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर अपने बेटों को 20,000 रुपए दिए और कहा, अब गाँव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ और अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया। इस बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल दी। लगा कि पिताजी ने जो विश्वास जताया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई अपने माँ बाप और बहनों के साथ रह गए, और उनके तीनों भाई भीखू भाई, चन्नू भाई और मेघजी भाई, ये तीनों भाई जेब में पैसे और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की तरफ पहुंच गए। क्योंकि यह किसान परिवार से थे तो इनके माइंड में कुछ ऐसा ही चलता है कि क्यों ना कुछ इसी से संबंधित किया जाए। फार्म इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर का इन्होंने सबसे पहले धंधा किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। क्योंकि इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो देखते ही देखते इनका बिजनेस करीबन 2 साल में फ्लॉप हो गया। जहां इन्होंने सोचा था कि एक डेयरी रिलेटेड एक आउटलेट शुरू करेंगे, लेकिन घर के पैसे डूबने के साथ इनका सपना भी डूबा जा रहा था, और ये लोग अपने पिताजी को अब क्या मुंह दिखाते। भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब जो करना है यहीं पर करना है। पर सबसे पहले उनका यह सवाल था कि अपना गुजारा अब कैसे चलाए और रोजी रोटी कैसे खाएंगे। और समस्या यह भी थी दोस्तों कि चंदू भाई की पढ़ाई केवल 10वीं तक ही थी। आखिर जाके स्टोन सिनेमा में एक छोटी सी नौकरी मिली, वो भी कैंटीन बॉय के तौर पे। इनका काम था सिनेमा हॉल में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है इनके कहानी का पहला लाइव लेसन, पहला जीवन का मंत्र, कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि यह छोटा काम है या बड़ा काम है, जैसा जो काम है उसे ईमानदारी के साथ करे। यह कैंटीन बॉय के
अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कभी दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते तो कभी सिनेमा हॉल में ऑडियंस की कभी एंट्री करा रहे होते। कभी इन्होंने अपने सेट से नहीं कहा कि इस काम के मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दो। रात को सिनेमा हॉल खत्म हो जाने के बाद यह फटी हुई सीटों को मरम्मत करते और इस वक्त वह किराए के कमरे पर रहते थे। इनके महीने की इनकम थी 90 रुपए, जबकि इनके भाई को 150 रुपए मिलते थे महीने के। इस 240 रुपए में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता। एक बार तो इनको किराए के मकान से चुपचाप भागना पड़ा क्योंकि इनके पास किराया देने के लिए उस टाइम 50 रुपए भी नहीं थे। बाद में जाकर उन्होंने उस मालिक को बकाया पैसे चुकाए, फिर जाकर वह किसी जान पहचान वालों के पास जाकर रहने लगे। इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, लेट योर वर्क डू डैट डू टॉकिंग, यानी खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, आपका काम खुद आपके लिए बोलेगा। चंदू भाई और उनके भाइयों की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खुद ने कहा, अब तुम ही लोग चलाओ इस कैंटीन को, क्योंकि वह इतने जज्बे के साथ और इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे थे कैंटीन में, और उन्हें ऑफर में 1000 रुपए मंथ के रेंट पे दे दिया। यह साल था 1976। फिल्म में केवल 5 मिनट का इंटरवर्ड होता था जिसमें उन्हें बिजली की रफ्तार से ऑर्डर देने होते थे, और कभी कभार ऑर्डर नहीं दे पाते थे तो सिनेमा हॉल के अंदर जाकर लोगों को ढूंढते थे और उन्हें ऑर्डर दिया करते थे। कस्टमर के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड थी वेफर्स यानी पोटैटो चिप्स, लेकिन इनके पास एक भारी समस्या अब आ गई थी। जो सप्लायर चिप्स डिलीवर करता था वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी अक्सर लेट भी हो जाती थी, इसलिए कुछ समय बाद सप्लायर बदलना पड़ता है, और फिर इससे भी बात नहीं बनी और इन्होंने फिर तीसरा सप्लायर ट्राई किया, पर दिक्कत वही, न रेगुलर माल मिलता न क्वालिटी अच्छी होती थी। और फिर यहाँ आता है इनकी जिंदगी का दूसरा मंत्र, चिंता नहीं चिंतन करना है। कोई प्रॉब्लम आए या कोई मुसीबत आए, चिंता नहीं चिंतन करना है। वो कहते हैं ना, कुदरत एक तरफ दरवाजा बंद करती है तो दूसरी तरफ खोल भी देती है। इस पोटैटो जैसे चिप्स में भी क्यों ना हम खुद के ही पोटैटो चिप्स बनाने लगे। और इस साल था 1982। इस समय तक उनका परिवार गांव में सब कुछ बेचकर राजकोट शहर में आ गए थे और उन्होंने खुद का मकान ले लिया था। उनका परिवार सिनेमा हॉल के कैंटीन में मसाला सप्लायर कर रहा था, जो लोगों की वन ऑफ द बेस्ट चॉइस थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि सैंडविच एक वेरी डिफिकल्ट सैंडविच था जो कि आसानी से खराब हो जाता था, जबकि वेपर्स जल्दी से खराब नहीं होते थे, जो पैकिंग करने के साथ एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर भी किया जा सकता था। और फिर यहाँ आता है तीसरा लाइफ लेसन, जहाँ चंदू भाई कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखों के साथ बिजनेस करने में मुश्किल होता है क्योंकि वह बहुत ओवर थिंकिंग होते हैं। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से पढ़े लिखे लोग घबराते हैं एक्शन लेने से, जबकि होना ये चाहिए कि आपने अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है और मार्केट रिसर्च कर ली है और आपको बेसिक मॉडल भी ठीक लग रहा है तो बस कूद पड़ो। और यहाँ पे चंदू भाई भी कूद पड़े थे, लिटरली नहीं मेटाफोरिकली। चंदू भाई ने अपने घर के आंगन में शेड लगाया और कढ़ाई चढ़ा दी। आलू छिलने वाली और काटने वाली मशीन 10,000 की थी, पर उन्होंने ऐसी ही मशीन केवल 5,000 रुपए में बनवा ली और इसे मिलाकर उनकी केवल 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। उन्हें पोटैटो वेफर्स बनाने का कोई आइडिया तो था नहीं, तो कैंटीन में काम करने के बाद वह एक्सपेरिमेंट करने लगे। थोड़ी मदद के लिए उन्होंने एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह कई बारी काम पर नहीं आता था, तो चंदू भाई यहाँ पर खुद ही जागकर रात भर काम किया करते थे। शुरुआत में बहुत सारे वेस्टेज निकलती है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्होंने धीरे धीरे अपना खुद का एक पोटैटो वेफर तैयार कर लिया। बहुत सारी गलतियों के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। अब तक इनके पास केवल 3 कैंटीन थी, एक स्टोन सिनेमा में और एक गर्ल्स हाई स्कूल में। वे अपने इन कैंटीन में इंटरनल सप्लाई के अलावा अब उन्होंने बाहर भी कदम बढ़ाने का कोशिश करते हैं। 25-30 दुकानदारों को अपने चिप्स के पैकेट दे देते हैं। साल 1984 वो अपने चिप्स के ब्रांड के लिए एक नाम को चुन लेते हैं और वे सोच लेते हैं कि इसका नाम बालाजी वेपर्स रखेंगे।